बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। My name is Dr. Muazzam Manzoor. Medicine is my profession and teaching is my passion. And once again, I am going to share my passion with you people through the course of this webinar. So without wasting any time, let's start off our discussion. तो आज की हमारी जो डिस्कशन है, this is about the best revision strategy for best result in MDCAT 2020. 2020 का जो MDCAT होगा, स्पेसिफिकली द MDCAT पंजाब, इसके लिए बेहतरीन रिवीजन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, ये हमारा आज का मेजर टॉपिक ऑफ डिस्कशन है. So you seen here, this is the big picture of our today's webinar. आज सबसे पहले you will help me to help you. So किस तरह से मैं आपकी हेल्प लूंगा, आप ही को हेल्प आउट करने के लिए. Of course I'd be asking few questions from all of you, और आप मुझे उन क्वेश्चंस को आंसर करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली मैं आपके लिए जो बेहतरीन हेल्पिंग स्ट्रेटजीज है वो बताऊंगा. राइट, सो ये हमारा आज का पहला सेगमेंट होगा. और सेकंड जो सेगमेंट होगा, दैट वुड बी द टिप्स फॉर बेटर प्रेप ऑफ MDCAT इन लास्ट डेज. कि आखिरी दिनों में आपने MDCAT की तैयारी किस तरीके से करनी है, इसके लिए मैं आपको टिप्स दूंगा. और उसके बाद फिर हाउ टू डिवाइस बेस्ट MDCAT प्रेप स्ट्रेटजी फॉर योरसेल्फ, कि आप अपने लिए बेहतरीन स्ट्रेटजी खुद से कैसे बना सकते हैं. इसके लिए मैं आपको एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क दे दूंगा, कुछ गाइडलाइंस दे दूंगा, जिनको यूज करके आप अपने लिए खुद से स्ट्रेटजी बना पाएंगे. एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर सेशन वुड बी हैविंग अ क्वेश्चन एंड आंसर सेगमेंट. राइट, तो अगर आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस होंगे तो इंशाल्लाह वो भी टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर टुडेज मीटिंग उनको भी मैं आंसर कर दूंगा. ऑल राइट, सो सबसे पहला मेरा जो सवाल है आपसे, वो इस वक्त स्क्रीन पे आप देख सकते हैं. हाउ ऑफन डू यू एनालाइज योर ओवरऑल MDCAT प्रेप. कितनी दफा ऐसा होता है कि आप अपनी बुक्स को बंद करके बैठते हैं और आपकी जो ओवरऑल MDCAT की जो तैयारी है, इसका आप तनकीदी जायजा लेते हैं, आप इसका एनालिसिस करते हैं कि आप इसके अंदर ओवरऑल कैसा कर रहे हैं. राइट, सो क्या आप ये डेली करते हैं, या हफ्ते में एक मरतबा, या फोर्टनाइटली, या मंथ में एक मरतबा. सो आप कितनी दफा एनालिसिस कर चुके हैं अपना अब तक, या आपकी कोई एनालिसिस की क्या कोई रूटीन है. ऑलराइट, इससे आगे भी अब कई सारे क्वेश्चंस हैं. इन क्वेश्चंस को आप भले मुझे आंसर ना करें, लेकिन आप इन क्वेश्चंस को खुद को आंसर कर लें. राइट, सिर्फ खुद को ही आप आंसर कर लें, इवन दैट वुड सफिस. राइट, तो आगे मैं जो डिस्कशन करूंगा, क्योंकि मुझे फील हो रहा है कि टाइम हमें बहुत ज्यादा लग जाएगा इस तरीके से, तो आगे जो मैं डिस्कशन करूंगा उसको फिर हम उसके अंदर मैं इन चीजों को कवर कर लूंगा. ऑलराइट, सो क्या आप लोगों की फिक्स स्टडी रूटीन है? क्या आपकी फिक्स स्टडी रूटीन है? डेली बेस पे एक ही स्ट्रक्चर्ड स्टडी रूटीन है पढ़ने की? राइट, सो ये एक बड़ा कंसर्न है मेरा. राइट, सो इसका आंसर आप खुद को दे लें, इसके ऊपर क्रिटिकल डिस्कशन उसको हम आगे चल के करेंगे. ऑलराइट, सो नेक्स्ट हमारे पास है जी, आर यू फॉलोइंग अ गुड स्टडी स्केड्यूल फॉर MDCAT. क्या आपने एक अच्छा वाला स्टडी स्केड्यूल MDCAT का बनाया हुआ है और आप उसको फॉलो भी कर रहे हैं? ये भी मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आप स्केड्यूल फॉलो नहीं कर रहे तो ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीजों में आप लैग करने वाले हैं. राइट, इसके अलावा एक और मेरा आपसे अहम सवाल ये भी है कि क्या आप अपने स्केड्यूल को, जो भी स्केड्यूल आपने बनाया है, क्या आप अपने स्केड्यूल को अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ टाइम आप उसको कस्टमाइज करते रहते हैं, उसको एडजस्ट करते रहते हैं, उसको चेंज करते रहते हैं? तो ये एक और मेरा बड़ा कंसर्न है. राइट, सो उसके बाद फिर नेक्स्ट, ये मैं क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ कि इन सवालों की मदद से बेसिकली आप खुद को भी चेक कर पा रहे हैं कि मैं किस हद तक अभी तक ट्रैक के ऊपर हूँ, या कितना मैं डी ट्रैक हो चुका हूँ अपने रियल एग्जाम को लेके, या उसकी प्रिपरेशन को लेके. तो उसके बाद एक और क्वेश्चन है मेरा आपसे
कि डू यू फोकस ऑन योर MDCAT सब्जेक्ट्स, सेक्शंस जिनको हम UHS के टॉपिक्स भी कहेंगे, एंड सब सेक्शंस जिनको हम UHS के सब टॉपिक्स भी कहेंगे, अकॉर्डिंग टू देयर इंपॉर्टेंस एंड डिफिकल्टी फॉर MDCAT। क्या आप अपने सब्जेक्ट्स और चैप्टर्स और टॉपिक्स को या यूनिट्स और टॉपिक्स को इंपॉर्टेंस, MDCAT के हवाले से उनकी इंपॉर्टेंस और आपके लिए उनकी डिफिकल्टी के हिसाब से फोकस करते हैं? ऐसा तो नहीं है कि आपने सारे के सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल टाइम देना है, वो मुश्किल है या आसान है, सारे टॉपिक्स को एक सब्जेक्ट के अंदर आपने बस चैप्टर्स के रैंडमली आपने बस टाइम डिसाइड कर लिया कि इतना टाइम इस चैप्टर को देना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या है और आपके लिए मुश्किल क्या है, इसको आप नहीं देख रहे, राइट? सो ये भी एक मेरा बड़ा कंसर्न है। अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपका नो में है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे भी आपको कुछ ना कुछ स्ट्रेटजीज की एडजस्टमेंट की जरूरत है। तो अगर आप लोगों ने इंपॉर्टेंस वाइज और डिफिकल्टी वाइज कैटेगराइज नहीं किया अभी तक अपनी चीजों को, स्टिल यू आर गोना लैग इन द फाइनल एग्जाम। ऑलराइट, फिर एक और क्वेश्चन है कि हैव यू devised concrete study strategy for each subject, keeping in view the past exam trends and your strengths and weaknesses? क्या हर मजमून को पढ़ने का आपका एक पक्का तरीका बन चुका है? पक्के तरीके से मुराद क्या है कि आप ऑफ कोर्स आप जो भी आपके पास बैकग्राउंड नॉलेज है उसकी रोशनी में आप एक मेथड बना लेते हैं, एक काम को करने का एक सीक्वेंस बना लेते हैं। लाइक इफ यू टॉक अबाउट द से इफ यू टॉक अबाउट द बायोलॉजी, राइट? तो बायोलॉजी पढ़ने का आपका तरीकाकार क्या अब तक पक्का हो चुका है, या आप हर दफा नए तरीके से पढ़ते हैं? कभी इस तरीके से पढ़ लिया कि पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, तो कभी किसी वेबसाइट से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, कभी लेक्चर सुन लिए, कभी कभी जो वो हार्ड फॉर्म में कोई टेस्ट है वो दे लिए, कभी कोई हेल्पिंग बुक पढ़ ली। क्या आप रैंडम वे में सोर्सेज को यूज कर रहे हैं, या आपने बिल्कुल क्लियरली चीजों को लाइन अप किया हुआ है? लाइन अप करने से मुराद ये है कि आप पास क्लियर लाइन ऑफ एक्शन है चीजों को करने का, आप सही चीजें सही तरतीब से कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे होते हैं, दे आर डूइंग राइट थिंग्स इन द रॉन्ग सीक्वेंस। जब वो सही चीजों को गलत सीक्वेंस में कर रहे होते हैं तो इसके साथ भी बहुत सारे मसले आते हैं। They are doing the right things in the wrong sequence, right? तो इसमें क्या आपने टेस्ट कर करके अपने लिए बेहतरीन तरीका का निकाल लिया है कि हाँ यार बायोलॉजी में इस तरीके से पढ़ूं तो मुझे सबसे ज्यादा फायदा होता है, और केमिस्ट्री और फिजिक्स और इंग्लिश इस तरीके से करूं तो मुझे ज्यादा फायदा होता है? क्या आपने अपने लिए बेहतरीन तरीका जो है वो हर सब्जेक्ट का ढूंढ लिया हुआ है? अगर नहीं ढूंढा, अगर अभी तक आप हर रोज हर सब्जेक्ट को नए तरीके से पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि MDCAT आपका कॉम्प्रोमाइज होने वाला है, सॉरी टू से, राइट? सो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन था जो कि आपने अपने आप से पूछना है। सो यहाँ पे भी अपने आप का एनालिसिस करें। तो ये सारे सवाल मैं बेसिकली इसलिए पूछ रहा हूँ, मैं आपका सेल्फ एनालिसिस करा रहा हूँ कि आप खुद से अपना तजिया कर रहे हैं कि यार हम MDCAT की तैयारी कैसी कर रहे हैं, राइट? क्या ये अच्छी तैयारी है, बेहतर तरीके से हम तैयारी कर रहे हैं, बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं? ऑलराइट, उसके बाद फिर आर यू एबल टू रिवाइज द सिलेबस यू हैव ऑलरेडी कवर्ड इन नो टाइम? फर्स्ट करें कि आपने अपना 70-80% सिलेबस रेडी कर लिया हुआ है। तो मैं आपको कल कहता हूँ कि बेटा आपका से फिजिक्स का हाफ सिलेबस का टेस्ट है, तो क्या आप कल तक फिजिक्स हाफ सिलेबस जो है, क्या आप इसको आसानी से रिवाइज कर लेंगे? क्या आप 4-6 घंटे में पूरी फिजिक्स, ये जो हाफ सिलेबस होगा फिजिक्स का 50% सिलेबस, आप उसको अच्छे तरीके से रिवाइज कर पाएंगे? अगर आपके अंदर अभी तक अच्छे तरीके से रिवाइज करने की सलाहियत नहीं आई, तो भी आपका MDCAT खतरे में है, राइट? सो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक चेक पॉइंट है कि फास्ट रिवीजन आप अपनी एनेबल कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ऑलराइट, उसके बाद फिर नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि डू यू शार्पन योर टेस्ट टेकिंग स्किल्स? क्या आप अपनी जो टेस्ट टेकिंग स्किल्स हैं, क्या आप उनको भी डे इन डे आउट इंप्रूव कर रहे हैं? क्या आपको समझ आ रही है कि आपने आसान सवाल को कैसे हैंडल करना है और मुश्किल को कैसे हैंडल करना है? या क्या आपको पता है कि कब आपने क्वेश्चन को स्किप करके आगे जाना है और कब आपने क्वेश्चन के ऊपर टाइम इन्वेस्ट करना है? क्या आपको पता है कि एक सवाल का जवाब अगर आपको नहीं आ रहा तो आपने कैसे उस सवाल के जवाब तक डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक से पहुंचना है, राइट? सो क्या आपको पता है कि आपने पेपर को टू अर्ली या टू लेट फिनिश नहीं करना, आपने इन टाइम फिनिश करना है, राइट? क्या आपको अपना पर क्वेश्चन सेकंड्स में टाइम पता है कि यार मैं एक फिजिक्स के एक क्वेश्चन के लिए इतने सेकंड लेता हूँ ऑन एवरेज, और केमिस्ट्री और बायोलॉजी के एक क्वेश्चन के लिए मैं इतने सेकंड लेता हूँ, राइट? सो और क्या आपको आपने रियल एग्जाम के अंदर जो गिवन टाइम है उसके साथ अपनी टाइमिंग्स को कोरिलेट किया हुआ है, राइट? सो टाइम मैनेजमेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्किल है टू मास्टर एंड प्रैक्टिस ऑफ कोर्स ऑन द रियल एग्जाम एज वेल। तो इसमें क्या आपने अपनी जो टेस्ट टेकिंग की डिफरेंट स्किल्स हैं,
यानी कि टाइम कैसे मैनेज करना है, किस सीक्वेंस में सब्जेक्ट्स को अटेम्प्ट करना है, इजी डिफिकल्ट क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, डिफरेंट एमसीक्यूज को अप्रोच कैसे कैसे करना है वगैरह वगैरह। क्या आपने डिफरेंट टेस्ट टेकिंग स्किल्स को भी शार्पन करना शुरू किया हुआ है, या सिर्फ आप बस किताबें पढ़ी जा रहे हैं और आप इन चीजों पे गौर ही नहीं कर रहे जिन चीजों ने आपको इस रेस को जितवाना है, राइट? सो अगेन दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अब इस तरह से एक और क्वेश्चन है मेरा आपसे कि हाउ कॉन्फिडेंट आर यू फॉर सक्सेस इन एमडी कैट? आप कितने कॉन्फिडेंट हैं कि आप एमडी कैट में सक्सेसफुल हो जाएंगे? इसका जो जवाब है ये मैं आपसे चाहता हूं, राइट? आप मुझे टाइप कर दें व्हाट्सएप के अंदर कि आपको कितने फीसद यकीन है कि आप एमडी कैट में कामयाब हो जाएंगे, परसेंटेज में बता दें। 50, 60, 70, 80, 90 व्हाटसएवर 100, जो भी आपके दिमाग में परसेंटेज है इस वक्त, ठीक है? बिल्कुल ऑनेस्ट होके आपने मुझे ये व्हाट्सएप पे बताना है कि कितने फीसद आपको यकीन है कि आप एमडी कैट में कामयाब हो जाएंगे। एक स्टूडेंट ने लिखा हुआ है कि मुझे जी 85% यकीन है। दूसरे एक और स्टूडेंट ने लिख दिया है, मरियम अफजल है, 1004 मार्क्स हैं इनके, ये शोरकोट कैंट से हैं, तो इन्होंने भी लिखा है जी 85%। और इस तरीके से एक स्टूडेंट ने लिखा हुआ है कि जी मुझे सिर्फ 50% यकीन है कि मैं एमडी कैट में सक्सेसफुल हो जाऊंगी, राइट? जस्ट 50%। ऑलराइट, एक और स्टूडेंट है, उसने ये लिखा हुआ है कि जी मुझे 20% है कि डर भी बहुत ज्यादा लगता है कि पढ़ाई से ही डर लगता है मुझे, तो कहते मुझे सिर्फ 20% है कि शायद मैं एमडी कैट में सक्सेसफुल हो जाऊं। ओनली 20% इनकी होप है। इस तरह से नूर जमील है, तो इन्होंने लिखा हुआ है 80% मुझे यकीन है कि आई विल बी सक्सेसफुल, 80%, राइट? तो इसके बाद फिर अभी तक की तैयारी, मुआज कह रहा है कि अभी तक की जो मेरी तैयारी है ये 60% है। ओके फाइन। इसी तरीके से ये स्टूडेंट है सादिया जावेद, इनको भी 80% यकीन है। फायजा वाहिद जिनके 1023 नंबर हैं, तो ये कह रही है कि मुझे 90% कॉन्फिडेंस है, वो भी मेरी फैमिली, देखिए कॉन्फिडेंस आपका फैमिली एक्सपेक्टेशंस की वजह से नहीं है, ये कह रही है कि फैमिली एक्सपेक्टेशंस की वजह से मुझे 90% कॉन्फिडेंस है, राइट? तो ये फैमिली होप्स तो हो सकती है आपसे, पर जो जो ये कॉन्फिडेंस है ये आपके अंदर से आना चाहिए, आप खुद से, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैमिली, आप खुद से कितनी कॉन्फिडेंट है, मुझे ये जानना है बेसिकली। या आपका दिल क्या कहता है कि इस स्टेज पे जैसी आपकी तैयारी है और जिस बेस पे आपकी तैयारी जा रही है, कितने फीसद चांस है कि आपका एमडी कैट क्लियर हो जाएगा और आप गवर्नमेंट सेक्टर में मेडिकल कॉलेज में चली जाएंगी? ऑलराइट, इस तरीके से एक और स्टूडेंट है मोहम्मद राहील जलालपुर से, तो इन्होंने ये कहा है कि मुझे 70% होप है कि मेरा ये हो जाएगा, राइट? एक और स्टूडेंट है, ये कह रही है कि जी ये कह रही है कि मुझे 90% बिलीव है कि मैं ये कर लूंगी। ओके फाइन। इस तरह से संध्या है फ्रॉम लाहौर, ये 80% कॉन्फिडेंट है। ओके फाइन। सो इस तरह से एक और स्टूडेंट है अन 60%। मरियम एक स्टूडेंट है, तो ये 100% कॉन्फिडेंट है, राइट? अच्छा मरियम, मैं आपसे खास तौर पे ये सवाल पूछना चाहता हूँ, आई वांट टू आस्क फ्रॉम यू दैट व्हाट मेक्स यू 100% कॉन्फिडेंट? आप किस बिना पे 100% कॉन्फिडेंट हैं? किस चीज ने आपको इतना कॉन्फिडेंस दिया है कि आप एमडी कैट में 100% कामयाब हो जाएंगे? ये मैं क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ, राइट? अब किस चीज पे आपको इतना यकीन है? इस तरीके से एक और स्टूडेंट है, इन्होंने भी ये कहा है कि मुझे भी जो यकीन है वो 100% यकीन है, नाम नहीं बताया उन्होंने अपना, 100% यकीन है। हीरा है सरगोदा से, 1021 मार्क्स हैं, ये कहते हैं मुझे 90% कॉन्फिडेंस है। तो ये जो स्टूडेंट है ये कह रहे हैं कि मेरे जो होप और बिलीव इन अल्लाह है, मुझे उससे लग रहा है कि 100% जो है मुझे एमडी कैट में सक्सेस मिल जाएगी। आई ऑल्सो वांट टू नो योर स्कोर। जो भी स्टूडेंट है जो 100% कह रही हैं, वो अपना स्कोर भी बताएं, पार्ट 1 में स्कोर कैसा है आपका। ऑलराइट, एक स्टूडेंट और है सुफियान वहीउद्दीन, ये कह रहे हैं कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में मुश्किल आती है, उसका बताएं। ओके आई विल गाइड यू अबाउट फिजिक्स न्यूमेरिकल्स एज वेल। और स्टूडेंट उन्होंने कहा जी मैं मरियम रुबाब में 458 मार्क्स हैं, तो ये कहते हैं मुझे 80% यकीन है कि मैं कामयाब हो जाऊंगी एंड सो ऑन। ऑलराइट, अच्छा इस तरह से मिनाहिल फातिमा है साहिवाल से, 1007 नंबर है, तो ये 85% इनको होप है। अच्छा इसमें अब मैं जो यहाँ पे जो पॉइंट जनरेट करना चाहता हूँ वो ये करना चाहता हूँ कि ये होप कि ये जो मैं वर्ड्स आपको देने वाला हूँ ये आपके माइंडसेट को चेंज करेंगे, राइट?
पॉइंट मैं यहाँ पे ये जनरेट करना चाहता हूँ कि अगर आपके एफएससी में नंबर ठीक है और आपकी तैयारी भी वाकई सही मायनों में जा रही है, राइट, वाकई सही मायनों में जा रही है, तो आपके लिए मेडिकल कॉलेज में एडमिशन जस्ट मैटर ऑफ टाइम है। बस जब टेस्ट होगा आपका दाखिला हो जाना है। और जिन बच्चों ने दाखिला लेना होता है उनको बड़ा क्लियर होता है कि यार इस तरीके से मैं मेडिकल कॉलेज में पहुंचने वाला हूँ, राइट। तो वो बड़े साइंटिफिक वे में अपनी प्रिपरेशन को कैरी कर रहे होते हैं और वो डे इन डे आउट इंप्रूव कर रहे होते हैं और उनको एग्जैक्टली पता होता है, राइट। उनका जो कॉन्फिडेंस है वो, अब ये कह रहे हैं कि वो दे आर ऑलमोस्ट श्योर कि मेरा एडमिशन हो ही जाएगा। मैं बहुत सारे स्टूडेंट से मिलता हूँ और एक बिग चंक ऑफ स्टूडेंट्स वो इस यकीन के साथ तैयारी कर रहे होते हैं कि मेरा दाखिला हो ही जाना है। उनका यकीन होता भी रियलिस्टिक है, मींस कि उनके स्कोर्स भी अच्छे होते हैं, वो मेहनत भी अच्छी कर रहे होते हैं, तो उनको यकीन होता है कि हमारा दाखिला होना है और मैक्सिमम इन्हीं बच्चों का दाखिला होता है, राइट। तो बहुत सारे बच्चे जो हैं तैयारी नहीं कर रहे होते, सिर्फ एक उम्मीद पे बैठे होते हैं। एक देखिए ना, अब एक वो बंदा है जो कि बहुत ज्यादा एक्टिव है ज़हनी तौर पे, राइट, और वो डे इन डे आउट अपनी तैयारी को इंप्रूव कर रहा है, अपनी वीकनेसेस को देख रहा है, बहुत ज्यादा एक्टिवली चीजों को कैरी कर रहा है, उसके स्कोर्स भी पहले अच्छे हैं, फुल उसने फोकस किया हुआ एमडी कैट को। अब वो कहता है कि जी मैं फुली कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरा एडमिशन हो जाएगा, ये और बात है। अब एक और बच्चा है, वो कहता है जी कि मुझे उम्मीद बड़ी है कि या मेरी फैमिली मुझे बड़ा सपोर्ट करती रहती है, मुझे वो कहता है कि तुम्हारा 100% दाखिला हो जाएगा। वो एक डिफरेंट बच्चा है, राइट। सो बेसिकली आपका जो अमल है, आपके जो एक्शंस हैं, आपकी जो स्टडी स्ट्रेटजी, आपकी जो डेली बेस पे जो आप काम कर रहे हैं, इसकी बिना पे आपके अंदर से सेटिस्फेक्शन आएगी, हाँ यार मेरी एमडी कैट की तैयारी बिल्कुल सही जा रही है और मेरा दाखिला होके ही रहना है, राइट, मेरा जो एडमिशन है ये होके ही रहना है। ऑलराइट, सो बहरहाल वंस अगेन मैं यहाँ पे कंक्लूसिव रिमार्क देता हूँ कि अगर आप सही तरीके से तैयारी कर रहे हैं तो आपको यकीन होगा कि बस आप थोड़े ये टाइम जैसे ही गुजरेगा, एंट्री टेस्ट होगा, आप मेडिकल कॉलेज में बैठे होंगे, राइट। ओके, चलिए अब इस स्टेज पे अगर कोई और भी प्रॉब्लम्स हैं जो आप मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हैं रिगार्डिंग एमडीकैट प्रेप, अब आप वो मुझे टाइप कर दीजिए। जैसे किसी बच्चे ने न्यूमेरिकल का कहा, स्टडी रिसोर्सेज का कहा गाइड करें, तो इंशाल्लाह मैं बहुत सारी बेसिक चीजें वैसे ही गाइड करने लगा हूँ। फिर भी अगर आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस हैं, आप उनको नोट डाउन कर लें, मुझे व्हाट्सएप कर दें। मैं अभी इंशाल्लाह टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर डिस्कशन मैं उनके ऊपर भी बात कर दूंगा, आपके जो क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, उनको भी डील कर लूंगा इंशाल्लाह। ऑलराइट, अब आखिरी दिनों में जो एमडीकैट की बेहतर तैयारी के लिए मैं आपको टिप्स देने लगा हूँ, प्रैक्टिकल टिप्स देने लगा हूँ, उसके ऊपर हम बात करते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टिप्स फॉर बेटर प्रेप ऑफ एमडीकैट इन लास्ट डेज। तो इसके अंदर अगर आप देखो तो इसमें सबसे पहले नंबर पे जो टिप मैंने रखी हुई है वो ये है कि यूज ट्रस्टेड स्टडी रिसोर्सेज फॉर एमडीकैट प्रेप। अब ट्रस्टेड स्टडी रिसोर्सेज से क्या मुराद है? अब यहाँ पे एक बात आप समझ लें कि आपके एमडीकैट के जो स्टडी रिसोर्सेज हैं ये दो तरह के हैं, दो तरह के हैं। एक है आपके कोर रिसोर्सेज यानी कि जो न्यूक्लियस है, और दूसरे हैं आपके सप्लीमेंटल रिसोर्सेज जो कि आपके कोर रिसोर्सेज को सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब देखें जैसे आपके कोर रिसोर्सेज जैसे टेक्स्ट बुक है, ये आपका कोर रिसोर्स है, टेक्स्ट बुक आपका कोर रिसोर्स है, राइट। सो दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ प्रिपरेशन। अब टेक्स्ट बुक के बाद जो रिसोर्सेज है आपके से आपका जो एक मेन स्ट्रीम जो कोई एक सिस्टम आप यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप टॉप ग्रेड को यूज कर रहे हैं, राइट, तो हमने जो चीजें बिल्ड की हैं, राइट, वो जैसे उसके अंदर हमारे लेक्चर्स हैं, टेस्ट हैं, टेस्ट की डिस्कशंस हैं, राइट, रिवीजन नोट्स हैं, सारी की सारी चीजें इसी टेक्स्ट बुक के गिर्द घूमती, राइट। तो ये अब ये कह लें जो टॉप ग्रेड डॉट जैसे इसके जितने भी सोर्सेज हैं ये सारे के सारे सप्लीमेंटल रिसोर्सेज, ये सप्लीमेंटल रिसोर्सेज हैं। इसके अलावा भी अगर आप मे बी कोई एमडीकैट की बुक्स यूज कर रहे हैं या कोई XYZ एकेडमी के आप टेस्ट वगैरह यूज कर रहे हैं, वो भी सारे के सारे सप्लीमेंटल रिसोर्सेज हैं, राइट। तो इसमें आपने ये देखना है कि आपने कोई भी ऐसा सप्लीमेंटल रिसोर्स नहीं यूज करना जो आपको टेक्स्ट बुक से दूर ले जाए,
राइट। सो कोई भी ऐसा सवाल, कोई भी ऐसा लेक्चर, कोई भी ऐसी वीडियो जो आपको टेक्स्ट बुक के स्कोप से बाहर लेके जा रही है, वो एग्जाम के लिए इररेलेवेंट है। क्या वो एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, वहां से इम्तिहान आपसे नहीं पूछे जाना। खास तौर पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के लिए 100% ये बात ठीक है। इंग्लिश में ऑफ कोर्स देयर इज समथिंग डिफरेंट, तो वो आपको पता, उसके अंदर ग्रामर वगैरह के सेगमेंट्स भी आते हैं, वो कैब आती है। लेकिन आप लोगों ने जो न्यूक्लियस है आपका टेक्स्ट बुक, आपने इससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। अब जो मर्जी रिसोर्स यूज कर रहे हैं। सो सादा सी बात ये है, इसको अच्छे तरीके से समझ लें कि हर वो चीज अहम है जो आपके किताब के अंदर है, और हर वो चीज भी अहम है जो किताब को समझने में मदद देती है। राइट, जो किताब को समझने में मदद देती है, हर वो चीज भी अहम है। तो आप लोगों ने अब मेरे से पूछा, अगर आप रिसोर्सेज कौन से यूज करें? अच्छा, इसमें टॉप ऑफ द लाइन आई वुड सजेस्ट स्ट्रांगली टेक्स्ट बुक का भी यूज करें। राइट, टेक्स्ट बुक तो ऑल टाइम आपके साथ होनी चाहिए, इवन फाइनल डेज में भी आपने रिवीजन, सबसे मेन जो रिसोर्स आप यूज करें वो टेक्स्ट बुक की है। अच्छा, उसके बाद टेक्स्ट बुक के बाद आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप टॉप ग्रेड को अकॉर्डिंग टू योर नीड यूज करें, क्योंकि टॉप ग्रेड ऐसा सिस्टम है जो कि आपके हिसाब से एडजस्ट होता जाता है। जैसे जैसे कोई बच्चा उसको यूज करता है ना, उसके हिसाब से खुद ब खुद ही वैसे एडजस्ट होता जाता है कि लास्ट डेज में बच्चे को बहुत ज्यादा हेल्प आउट कर जाता है। राइट, जस्ट बिकॉज ऑफ द टाइम द स्टूडेंट हैज इन्वेस्टेड ऑन द सिस्टम डिजाइन इस तरीके से है। सो टॉप ग्रेड के जो स्टडी रिसोर्सेज हैं, आप उनको, वो भी ट्रस्टेड है। राइट, क्योंकि हमने ठीक ठाक मेहनत के बाद और अच्छी खासी रिसर्च करके कैटेगोरिकली सब कंटेंट को राइट किया है हमने, और उसको इवन स्टूडेंट्स के साथ, अब तो 3rd ईयर जा रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स उसको वैलिडेट किया है, और बेताशा स्टूडेंट्स सिर्फ और सिर्फ घर बैठ के टॉप ग्रेड को पढ़ के एडमिशन ले चुके हैं। राइट, ऐसे एग्जांपल्स भी हैं, बच्चे एकेडमीज में पढ़ रहे हैं, उनको जब हमने टॉप ग्रेड के बारे में बताया, सेमिनार डिलीवर किया या उनको गाइड किया, तो उन्होंने इसके साथ 1-2 दिन स्पेंड किए, उन्होंने ये भी रियलाइज किया कि हमें एकेडमी की जरूरत नहीं है, और आराम से घर जाके बैठे और उनके एडमिशन भी हुए। राइट, लास्ट ईयर एक स्टूडेंट था, तो वो यही पे जहाँ पे मैं रहता हूँ, मेरी बाई चांस उससे मुलाकात हुई, और मैंने उसको जरा गाइड किया अपने सिस्टम पे कि दिस इज आवर सिस्टम। तो उसने इसको यूज करना शुरू किया, और 2-3 डेज के बाद मुझे उसकी कॉल आई, सर मुझे इसकी फुल सब्सक्रिप्शन आप किसी से प्लीज मैनेज करवा दें, मैंने एकेडमी क्विट कर दी है, मैं अब घर बैठे तैयारी कर रहा हूँ, तो यहाँ मेरी तैयारी ज्यादा अच्छी हो रही है, मुझे मैक्सिमम टाइम सेल्फ स्टडी के लिए मिल रहा है, और अल्टीमेटली उसका रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ था फिर। राइट, सो बहरहाल आपने, और इसके अलावा जो चीजें आपने नहीं करनी, वो ये है कि एक तो जो लोकल एकेडमीज हैं, उनके टेस्ट बिल्कुल भी रिलायबल नहीं होते। राइट, मैं सबके बारे में मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जनरली स्पीकिंग ऐसा ही है, जो इस नीश के अंदर अब जो लोग काम कर रहे हैं 10 साल से 15 साल से, जो इस पूरी गेम को समझते हैं, राइट, ऑफ कोर्स वो आपके लिए ठीक लाइन पे कंटेंट को लेके जाएंगे। बहुत सारी एकेडमीज क्या करती हैं, वो आपको आपके एग्जाम से डिस्ट्रैक्ट कर देती है, जस्ट बिकॉज ऑफ द कंटेंट दे डिलीवर यू। नोट्स आपको ऐसे पकड़ा देंगे, राइट, या आपको टेस्ट ऐसे दे देंगे जिसकी वजह से आप एग्जाम के स्कोप से दूर चले जाते हैं। राइट, तो इस तरह से मार्केट में बहुत सारी एमकैट की बुक अवेलेबल है। मेरे ख्याल में मैंने तकरीबन 10 से ज्यादा जो मशहूर एमकैट की बुक्स हैं, मैंने उनको स्टडी किया है रैंडम सैम्पलिंग के थ्रू। राइट, और उसमें से भी आप बिलीव करें कि ठीक है, अगर मैं 100 क्वेश्चंस उसमें अटेम्प्ट करूंगा ना, 100 में से 10 से 12 क्वेश्चंस जो हैं वो मुझे बहुत लगेंगे यार ये बहुत जेन्युइनली क्रिएटेड क्वेश्चंस हैं। राइट, और उसमें से तकरीबन 50-60 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम है, जिनके अंदर कोई खास बात नहीं होती, या इवन बड़े सारे क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिनका आंसर रॉन्ग है और वो आपको किसी और डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। राइट, या आपके बुक के एग्जाम के स्कोप से बाहर है। राइट, तो बहुत सारे एमकैट्स के अंदर उन्होंने आपके सिलेबस को भी मद्देनजर नहीं रखा होगा, एमडी कैट के सिलेबस से बाहर निकल के बहुत सारे क्वेश्चंस राइट किए हुए। सो बुक्स के ऊपर मेरा लंबा चौड़ा ट्रस्ट नहीं है। राइट, मैंने जितने भी स्टडी की है, अनफॉर्चुनेटली अभी तक मुझे कोई भी वन बेस्ट बुक नहीं मिली एमसीक्यूज प्रैक्टिस के लिए जिसमें मैं रिकमेंड कर दूं आप ये कर लो। राइट, सो इस तरीके से वेबसाइट्स हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स मैं देखता हूँ, तो मैंने उनके एनालिसिस भी किए हैं, जो भी उनका कंटेंट अवेलेबल है उसको मैंने क्रिटिकली देखा है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो कंटेंट है वो सब स्टैंडर्ड है। राइट, क्योंकि इसको कंटेंट को राइट उन लोगों ने किया हुआ है जिसका इस नीश में एक्सपीरियंस नहीं है। राइट, टेकी लोगों ने उनको किया हुआ है जो टीचिंग के अंदर एक्सपीरियंस नहीं रखते, तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। सो बहरहाल आप अपने स्टडी रिसोर्सेज के बारे में बड़े केयरफुल रहें। सो वंस अगेन, आपने क्या पढ़ना है ये इंपॉर्टेंट है, और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है आपने क्या नहीं पढ़ना। राइट, सो आपकी फोर्सेस लिमिटेड है, टाइम लिमिटेड है, आपने
बड़े ध्यान से आपने इस टाइम को यूज करना है और एग्जाम में सक्सेस लेनी है आपने। इसके अलावा मैं अभी अब से ऑनवर्ड्स रिमेनिंग डेज के लिए मैं आपको 85 दिन का एक जबरदस्त किस्म का स्केड्यूल दे रहा हूँ। 85 डेज का मैं आपको स्केड्यूल दे रहा हूँ। अगर आपने अभी तक बहुत अच्छी तैयारी नहीं की हुई या अभी तक आपकी तैयारी डामाडोल है, तो आप इस स्केड्यूल के मुताबिक अभी से तैयारी शुरू कर दें। इंशाल्लाह एग्जाम तक आप बहुत अच्छे तैयार हो चुके होंगे फॉर योर एमडी कैट, राइट। तो और इसको देखिए, इसके अंदर जो ना अभी आप आगे चल मैं आपको एक और स्ट्रेटजी भी देता हूँ। इस स्केड्यूल के अंदर हमने किया ये है, मैं आपको थोड़ा सा इसका व्यू दिखा भी देता हूँ। होल्ड ऑन फॉर अ व्हाइल। कि इस स्केड्यूल में हमने किया ये है कि बहुत सारे जो आपके पेन पॉइंट्स हैं उनको हमने टैकल कर दिया हुआ है। सो सिंपली आप जस्ट इस स्केड्यूल को फॉलो करेंगे, ऑटोमेटिकली आपके बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे। ओके, इसमें आप देखें ये टोटल 85 डेज का स्केड्यूल है। इसके अंदर हमने मल्टीपल रिवीजन प्लान की हुई है। अगर आप इसमें जरा गौर करें तो ये यहाँ पे हमारे पास, अगर आपको कर्सर मेरा नजर आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास डेट है, डे है, डे का नंबर है, टास्क नंबर है, सब्जेक्ट है, उसके बाद फिर सेक्शन है, उस सेक्शन की इंपॉर्टेंस है। पास्ट एग्जाम ट्रेंड्स को देखते हुए ये वाला जो सेक्शन है कि ये एग्जाम के लिए इसकी इंपॉर्टेंस मीडियम है, हाई है या लो है। यानी कि जहां से बहुत ज्यादा सवाल पूछे गए हैं उनको हमने हाई इंपॉर्टेंस लेवल दे दिया हुआ है, और जहां से बहुत कम पूछे गए हैं उनको हमने लो इंपॉर्टेंस लेवल दे दिया है। जहां से दरमियाने से पूछे गए हमने उनको मीडियम इंपॉर्टेंस लेवल दे दिया। अब देखिए, जैसे केमिस्ट्री का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये इसकी इंपॉर्टेंस हाई है। इसके अंदर से देखिए, ये जो टॉपिक्स हैं, एटम मॉलिक्यूल लाइंस, यहाँ से क्वेश्चंस को खाता नहीं पूछे गए पास में, ये लो है इसकी इंपॉर्टेंस। रिलेटिव एटॉमिक मास में जैसे कि मीडियम है, आइसोटोप्स की जो इंपॉर्टेंस है वो हाई है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आप ये समझें कि अब देखेंगे इस तरीके से जो है ओवरऑल ये आपके जो सेक्शन और सब सेक्शंस हैं इनकी जो इंपॉर्टेंस है इनको भी हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। फिर उसके बाद हमने ये ओवरऑल स्ट्रेटजी दे दी है कि जैसे फर्स्ट करें कि आपने मेजरमेंट को प्रिपेयर करना है। पहले सिर्फ 6 मिनट में आप इसी स्लाइड्स देखें, फिर आप टेक्स्ट बुक को पढ़ें 19 मिनट में, और उसके बाद फिर आप एमसीक्यूज का जो हमारे एमसीक्यूज अवेलेबल है उनका टेस्ट दें और गलतियों से सीखें। तो हर दिन के अंदर हमने सारे सब्जेक्ट्स के शेड्यूल फिट कर दिए। इसमें हम देखें और इवन टाइम भी बता दिया कि सब्जेक्ट के ऊपर आपका रफली इतना टाइम लगना है। इसके अंदर अगर आप देखिए गौर करें तो इसमें ये फर्स्ट रिवीजन जो है हमारी, ये फर्स्ट रिवीजन ये जाएगी 17 अगस्त से लेके 22 सितंबर तक जाएगी। इसके अंदर टीचिंग और टेस्टिंग दोनों शामिल है, लेकिन स्ट्रेटजी डिफरेंट इस तरीके से है कि अब हम लेक्चर्स के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर रहे। आप लोग क्विकली फास्ट वे नोट्स से रिवाइज करेंगे कंटेंट को, फास्ट वे नोट्स को एक दफा पढ़ लेंगे, बुक पढ़नी आपके लिए और आसान हो जाएगी। आप जल्दी से बुक्स को पढ़ लेंगे, वो अपनी बुक को रिवाइज कर लेंगे और उसके बाद स्ट्रेट टेस्ट पे जाएंगे, राइट। सो इस तरीके से अब ये देखेंगे 17 अगस्त से 22 सितंबर तक टीचिंग और टेस्टिंग एक स्पेल मुकम्मल हो जाएगा। ये आपकी फर्स्ट रिवीजन है। उसके बाद फिर जो सेकंड रिवीजन होगी, राइट, जो सेकंड रिवीजन होगी इसके अंदर क्या होगा, इसमें मैं संडेज वगैरह आपको सबसे फर्दर रिवीजन भी डाली हैं कि हर संडे को आपने ये काम करना है कि आपने पिछले हफ्ते में जो भी पढ़ा है आप उसके एफरेंट को रिवाइज कर लें, और जो आपके गलत या बुक मार्क क्वेश्चंस हो गए हमारे सिस्टम के अंदर उनको भी आप दोबारा से एक दफा देख लें। फिर अब ये देखिए कि जो सेकंड रिवीजन होगी टेस्ट सेशन की 23 सितंबर से 12 अक्टूबर तक जा रही है। इसमें आपके टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, राइट। इसमें सिर्फ टेस्ट है और जो वो टेस्ट की आप कह लें कि डिस्कशंस हैं, राइट। सो ये सेकंड रिवीजन हो गई, और उसके बाद फिर नेक्स्ट देखिए हमारे पास थर्ड रिवीजन है। थर्ड रिवीजन 13 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक जाएगी, और यह क्वार्टर सिलेबस टेस्ट की रिवीजन है, राइट। इसमें हमने हर सब्जेक्ट के पूरे सिलेबस को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, और ये हर सब्जेक्ट के 4 आप टेस्ट देंगे। इस तरीके से आपका 4 दिनों में सारे के सारा सिलेबस एक दफा और कवर हो जाएगा। फिर फोर्थ रिवीजन जो हमने रखी है इसके अंदर, वो हमने रखी हुई है हाफ सिलेबस टेस्ट की, राइट। हाफ सिलेबस टेस्ट की हमने रिवीजन रखी है कि जस्ट 2 दिन के अंदर आप आधे सिलेबस का पूरा टेस्ट देंगे। और उसके बाद फिर फिफ्थ रिवीजन जो हमने रखी 20 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक, ये है फुल सिलेबस टेस्ट की, कि हर मजमून का
हर मजमून का पूरे सिलेबस का आप टेस्ट देंगे, राइट। तो 200 एमसीक्यूज का आप टेस्ट देंगे, राइट। सो डेली बेस पे आप एक सब्जेक्ट को फोकस कर रहे होंगे, ऑलराइट। और अगर जरूरत पड़ेगी ऑफ कोर्स जहां पे भी आप, तो आप अपना जो कोर रिसोर्स है, स्टडी रिसोर्स विच इज टेक्स्ट बुक, आप उसको भी कंसल्ट करते जाएंगे। और उसके बाद फिर ये फुल लेंथ पेपर एक हम पहले ले लेंगे आपसे, फिर देखिए कि एंड पे 24 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक हमने फुल लेंथ पेपर रखे हुए। फुल लेंथ पेपर नंबर 2 है, फिर 3, 4 एंड 5 ये आप फुल लेंथ पेपर्स देंगे ना सीरीज। उसके बाद फिर 29 से 31 अक्टूबर तक आप क्या करेंगे, आप जो वो इम्पोर्टेंट जो स्टफ है अब उसको रिवाइज करेंगे। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट स्टफ से मुराद ये है जो टॉपिक्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है कि जब आप इस स्केड्यूल के मुताबिक पढ़ रहे होंगे, साथ साथ आपने क्या काम ये भी करना है कि आपने आखिरी दिनों में रिवीजन के लिए टॉपिक्स की लिस्ट भी तैयार कर दी। क्योंकि जब आप टॉपिक को पढ़ रहे होते हैं ना, आपको एहसास हो जाता है हाँ यार ये वाला टॉपिक मैं जितना भी तैयार कर लूँ आखिरी दिन मुझे देखना पड़ेगा। तो ऐसे टॉपिक्स की लिस्ट जो है लाजमी तौर पर आप अपनी तैयार कर लें और आखिरी दिनों में वो भी देख लें। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे पूछ रहे होंगे कि सर ये जो स्केड्यूल है आपका ये 30 अक्टूबर तक है। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में पहला सवाल ये है कि अगर टेस्ट पहले हो गया फिर क्या करेंगे। एक सवाल ये है बच्चों के दिमाग में, तो इसका आंसर ये है कि देखें ये आपकी जो 5वीं रिवीजन बल्कि फुल लेंथ पेपर्स जो हैं ये जाके अक्टूबर में खत्म हो रहे हैं। अगर फर्ज करें कि टेस्ट वो अर्ली अनाउंस कर भी देते हैं, जिसकी चांसेस कम है, लेकिन अगर अर्ली अनाउंस कर भी देते हैं तो भी इंशाल्लाह जितना भी अर्ली वो कर लें, आप मिनिमम 2 to 3 टाइम्स सिलेबस फिर भी रिवाइज कर चुके हो। और जब भी वो जैसे ही वो अपना फाइनल डेट अनाउंस करेंगे, हम उसके मुताबिक राइट अवे आप इस सिलेबस के मुताबिक काम करना शुरू कर दें। ये ओवरऑल बेस्ट स्ट्रेटजी है। तो जैसे ही वो ऑफिशियली अनाउंस करते हैं डेट, हम राइट अवे आपको न्यू स्केड्यूल प्रोवाइड कर देंगे कि अब आप इस स्केड्यूल के अकॉर्डिंगली इतने दिनों में इस तरीके से पढ़ लें, राइट। जैसे हमने पहले बाकी एंट्रेंस टेस्ट हुए हैं यूईटी के, नस्ट वगैरह के, सबके लिए हमने ऐसे लास्ट डेज के स्केड्यूल्स अलग से बना के दिए हैं। इन दिनों में आप लोग इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा, एंड सो ऑन, राइट। अब बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे होंगे, उनके दिमाग में ये भी क्वेश्चन होगा कि सर अगर इसमें अगर एमडीकैट लेट होता है, से ये मिड नवंबर के बाद होता है, तो आपका स्केड्यूल तो 30 को खत्म हो रहा है, फिर हम क्या करेंगे। तो जो रिमेनिंग डेज होंगे उसकी जो स्ट्रेटजी है वो हम अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ टाइम देंगे। हम देखेंगे एग्जैक्ट डेट क्या है, करंटली कुछ सिनेरियोज नए तो नहीं ऐड हुए, उस वक्त हम डिसाइड कर लेंगे। अदरवाइज जो लास्ट डेज होंगे उनमें सेल्फ स्टडी तो आप कर ही सकते हैं, टॉप ग्रेड की एक्सेस आपके पास रहेगी आपके इम्तिहान तक, सेल्फ स्टडी आप उससे कर भी सकते हैं, उसमें कोई खास मसला नहीं है। ऑलराइट, सो ये इसके अंदर एक ये कंसर्न भी आपका जो है वो एड्रेस हो गया। अगर और भी वो कंसर्न है स्केड्यूल को लेके, वो आप मेरे से डिस्कस कर लेना। अब ये स्केड्यूल आप लोग कैसे ले सकते हैं, इसके लिए मैं आपको एक कॉन्टेक्ट नंबर दे दूंगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर डिस्कशन, तो उसके थ्रू आप ये स्केड्यूल ले सकते हैं। स्केड्यूल का फायदा ये है, सबसे बड़ा फायदा स्केड्यूल का ये है कि इसके अंदर हमने जो चैप्टर्स और टॉपिक्स, हमने चैप्टर्स और टॉपिक्स को इंपॉर्टेंस वाइज जो है यहाँ पे रख दिया होगा कि आप कोई भी चैप्टर या टॉपिक पढ़ रहे होंगे, यूनिट या सब यूनिट पढ़ रहे होंगे, तो आपको पता होगा कि इम्तिहान में यहाँ से सवाल कितने फ्रीक्वेंटली आते हैं। तो आपको एक रूल का पता है, यू हैव टू फोकस मोर एंड मोस्ट लाइकली टू बी टेस्टेड एरिया। अब आप पढ़ने लगे हैं, फिजिक्स पढ़ने लगे हैं, ऑसिलेशन, आपको पता है हाँ यार ये बहुत अहम है, उसमें से भी पेंडुलम के जो आप पढ़ेंगे वो हाई इंपॉर्टेंस है, आपको पता है यार ये तो बहुत ही अहम है, इसके ऊपर 15 मिनट 20 मिनट एक्स्ट्रा भी लगाने हैं तो लगा दो। लेकिन इसके मुकाबले में हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम रिलेटिवली लो यील्ड है, कम क्वेश्चंस वहां से आते हैं, तो अब आपकी टेंडेंसी क्या होगी यार इसको जल्दी से वाइंड अप करो, थोड़ा बहुत इसमें कसर रहेगी तो खैर, राइट। सो आप प्रायोरिटाइज करके चलते हैं इस स्केड्यूल के अकॉर्डिंग। इसके अंदर प्रायोरिटीज हैं, इसके अंदर 5 रिवीजन हैं, इसके अंदर फुल लेंथ सिलेबस, फुल लेंथ पेपर्स हैं इसके अंदर, और इसके अलावा ये आपको फास्ट रिवीजन भी साथ साथ सिखा देगा स्केड्यूल, राइट। फास्ट रिवीजन भी इस तरीके से सिखा देगा कि देखिए पहले आप 38 डेज में सिलेबस कवर कर रहे हैं, फिर 15-20 दिन में फिर कवर कर रहे हैं, फिर आप 4 दिन में कर रहे हैं, फिर 2 दिन में कर रहे हैं, फिर 4 दिन में एक दफा फिर कर रहे हैं, फिर फुल लेंथ पेपर दे रहे हैं। तो इससे क्या होगा, देखिए अभी अगर आप एग्जाम से फर्ज करें कि, या मैं चलें ट्रेसिंग बना के आपको दिखाता हूँ कि दिस इज रिक्वायर्ड फॉर द एग्जाम, राइट। अब देखिए फर्ज करें कि अगर आप एग्जाम से 3 मंथ पहले हैं, अब आपके एग्जाम में फर्ज करें कि 3 महीने रह गए, 90 डेज रहते हैं, तो हो सकता है कि एक टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको कितना टाइम मिले, एक यूनिट को पढ़ने के लिए या एक सेक्शन को पढ़ने के लिए, यूएचएस टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको 6 घंटे मिले, राइट। तो ये है जब 90 दिन रहते हैं। जब 45 दिन रह जाएंगे फिर कितना टाइम मिलेगा आपको, 3 घंटे, ठीक है। और जब आपके पास फर्ज करें कि 22.5 डेज रह जाएंगे, तो तब आपको 1.5 घंटा मिलेगा, राइट। और इसी तरीके से जब आप कह लें कि हफ्ता पहले या इवन एक दिन पहले आपके पास इवन एक टॉपिक के लिए हार्डली 5 मिनट होंगे, राइट। सो
ये पिरामिडल वे में आपके पास टाइम, आपने इसके अकॉर्डिंग देखिए, फर्स्ट रिवीजन में आपने ज्यादा से ज्यादा टाइम देना है, सेकंड रिवीजन में उससे कम, थर्ड रिवीजन में उससे कम, फोर्थ रिवीजन में उससे कम, फिफ्थ रिवीजन में उससे कम। तो जैसे जैसे हम रिवीजन के अंदर आगे जाते जाएंगे, आपने सेम सिलेबस को रिवाइज करने के लिए अपना टाइम जो कम लेना है। अब बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि सर हमें ये नहीं समझ आती कि जब हम रिवीजन करते हैं तो हम कितना टाइम दिया करें बुक को। तो इसका सिंपल आंसर, मेरी बात याद रखना, कि हर सब्सिक्वेंट रिवीजन प्रीवियस रिवीजन से हाफ टाइम ले। पहली दफा फर्ज करें कि आपने 6 घंटे में एक चीज तैयार की है ना, अगली दफा 3 घंटे में होनी चाहिए। अगर 3 घंटे में आप नहीं कर पा रहे, इसका मतलब ये है कि आपके पास कोई और स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। आप सोचें कि भाई क्या रॉन्ग है, मेरे से क्यों नहीं हो पा रहा, राइट। और जो थर्ड रिवीजन है वो 1.5 घंटे में होनी चाहिए। सो अगर आप हर सब्सिक्वेंट रिवीजन को प्रीवियस रिवीजन से आधे टाइम में नहीं कर पा रहे, तो आप ट्रबल में हैं। यू नीड टू सीक हेल्प, यू नीड टू लर्न कि भाई मैंने फास्ट रिवीजन करनी कैसे है, क्योंकि फास्ट रिवीजन जो है ये भी एमडी कैट प्रिपरेशन की एक बड़ी मेन थिंग है ये। ऑलराइट, उसके बाद फिर नेक्स्ट आप देखें कि नेक्स्ट जो टिप है हमारे पास, that is you must set fixed daily routine and at least 50% time of the 50% time, allocate 50% time to practice MCQ। कि आपने क्या करना है, डेली फिक्स रूटीन सेट करें और कम से कम आपका जो आधा टाइम है वो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस पे जाना चाहिए। आधा टाइम, कम से कम आधा। बहुत सारे बच्चे गलती ये करते हैं, वो सुबह दोपहर शाम वो मैक्सिमम टाइम वो किताबों को पढ़ने में लगाते हैं, राइट। तो याद रखना, आप जितनी मर्जी किताबें पढ़ लें, जिस एमसीक्यू में आपसे गलती होनी है वो हो जानी है, राइट। एक हद तक एक किताब ने आपको एक हद तक हेल्प करना है बस। तो उसके बियॉन्ड जब तक आप गलती करेंगे नहीं, आप उससे नहीं सीख सकते। सो मैं सादा सी बात आपको बताता हूं कि हर बच्चे ने एमसीक्यूज में 100% गलतियां करनी होती हैं, ठीक है। लेकिन उन गलतियों को अब आपकी अपनी चॉइस है कि आप पहले टेस्ट दे के इम्तिहान में जाने से पहले टेस्ट दे के आप पहले उन गलतियों को सुधार लें, या आप इम्तिहान में जाके वो गलतियां कर लें, राइट। द बेस्ट वे टू अवॉइड मिस्टेक्स ऑन द फाइनल एग्जाम इज टू मेक मिस्टेक्स ड्यूरिंग द प्रेपरेशन फेज। तैयारी के दौरान आप गलतियां कर लें ताकि आप इम्तिहान के दौरान गलतियां ना करें, क्या। और उसके बाद फिर बेतहाशा एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम कितने क्वेश्चंस, कम से कम 20,000। अगर वैसे मुझसे पूछे तो मैं कहूंगा कि आपको कोशिश करनी चाहिए 30-40,000 एमसीक्यूज अटेम्प्ट करें, लेकिन कम से कम 20,000 एमसीक्यूज आप अटेम्प्ट करें। अगर फर्ज करें कि 20,000 एमसीक्यूज हैं, अगर आपने 20,000 एमसीक्यूज को प्रिपेयर करना है, तो डेली बेस पे, जैसे अगर डेली बेस पे आप 500 एमसीक्यूज करेंगे, तब भी आपके 40 डेज लगेंगे, तो आपके 20,000 एमसीक्यूज होने डेली बेस पे 500 एमसीक्यूज, राइट। तो आप लोग यकीनी बनाएं इस चीज को कि ऑन एवरेज आप डेली बेस पे कोई 400-500 एमसीक्यूज जरूर अटेम्प्ट करें, राइट। और उनमें से जो गलत हो, जो आपकी मिस्टेक्स हो, उन गलतियों से भी आप सीखें। फिर टिप नंबर 5 क्या है कि ये जो नेक्स्ट टिप है हमारे पास, टिप नंबर 5, वो ये है कि लर्न फ्रॉम ईच रॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्टेड। कि अब देखिए, जब भी कभी टेस्ट के दौरान आपका सवाल गलत होना, आपने वो समझना कि ये जो गलती है ये एक ब्लेसिंग है, राइट। और ये कुदरत की तरफ से मेरे लिए मदद आई है। आपने उस गलती से सीखना है। कहते हैं ना, इफ यू लूज डोंट लूज द लेसन। जब भी कभी आपका कोई भी सवाल किसी भी टेस्ट के अंदर गलत हुआ, या लेक्चर के दौरान टीचर ने पूछ लिया, गलत हो गया, तो जब भी कभी कोई भी क्वेश्चन आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपका गलत होता है, या आप खुद से टेस्ट दे रहे हैं पेपर के ऊपर, कोई आपका सवाल गलत होता है, तो अब आप एक तो ये देखें कि भाई वो सवाल का सही जवाब, उसको सवाल को समझें, राइट। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या काम है, अब ये देखिए यार, ये मेरे से गलती हुई क्यों है। क्या मेरा ये पूरे के पूरा टॉपिक का कॉन्सेप्ट वीक है, या मैंने इसको रिवाइज नहीं किया था, या बुक से मैंने पढ़ा नहीं था, मैंने इग्नोर कर दिया था, या मैंने फॉर्मूला गलत अप्लाई किया था, मैंने क्या ऐसा किया था, या टेस्ट के दौरान मैंने सवाल को नहीं सही तरीके से पढ़ा, या सवाल भी सही पढ़ा था, जवाब भी सही निकाला, मैंने जवाब फिल गलत जगह पे कर दिया है, वगैरह वगैरह। सो कई सारी वजूहत हो सकती हैं आपके एमसीक्यू के गलत होने की। तो आप क्या करेंगे कि जब भी कभी आप गलत क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, आप ये भी तज्जिया करें बैठ के, या सारे, जैसे आपने फर्स्ट 100 सवालों का टेस्ट दिया है, आपके 10 एमसीक्यूज गलत हुए हैं, 10 के 10 एमसीक्यूज को पकड़ के तजिया करें और अपने आप से पूछें ये क्यों गलत हुआ है, राइट। सो अगर आप हर क्वेश्चन के लिए क्यों का आंसर भी आप फाइंड कर लेंगे ना, तो उससे क्या होगा, उससे अल्टीमेटली ये होगा कि आप दोबारा ऐसी गलतियों को अवॉइड कर जाएंगे, दोबारा आप इस तरह की गलतियां जो वो नहीं करेंगे।
ओके, तो सो जब भी आप सवाल गलत करें, आप उस गलती से सीखें। ऑलराइट, सो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, व्हाइल टेकिंग प्रैक्टिस टेस्ट, मार्क ईच क्वेश्चन रिगार्डिंग व्हिच यू हैव डाउट इन योर माइंड सो एज टू रिव्यू इट लेटर। सो जब भी आप टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे होंगे, प्रैक्टिस टेस्ट, अगर आपको लगता है यार ये सवाल मेरा गलत हो रहा है या मुझे इस सवाल का पक्का आंसर नहीं पता, तुक्का आप लगा रहे हैं, आप कोशिश करें सवाल को मार्क कर लें। अगर हमारा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, टॉपरेट का ऐप यूज कर रहे हैं, आप वहां पे मार्क कर लें, हमने ऑप्शन दिया हुआ है। या अगर पेपर पे कर रहे हैं तो पेपर के ऊपर निशानी लगा लें, ये सवाल मुझे कंफ्यूज कर रहा है, पूरा टेस्ट अटेम्प्ट करें, बाद में उस क्वेश्चन की निटी ग्रिटी में जाएं, उसकी बारीकी में जाएं और उस सवाल को अंडरस्टैंड करें अच्छे तरीके से, भाई अच्छा ये क्या है, क्योंकि अदरवाइज अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, हो सकता है वही सवाल इम्तिहान में दोबारा अपीयर हो जाए। इसके बाद फिर आपने एक ये चीज जरूर करनी है कि आपने सारे के सारे जो पास्ट क्वेश्चंस एमडी कैट के, आपने लाजमी तौर पे इनको अटेम्प्ट करना है, लाजमी तौर पे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखना, पास्ट क्वेश्चंस फाइनल एग्जाम में किसी ना किसी शक्ल में थोड़े थोड़े तब्दील होके रिपीट होते हैं, और कुछ चंद एक क्वेश्चंस तो 100% डिटो रिपीट हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो प्रीवियस क्वेश्चंस के ही अल्टर्ड वर्जन्स होते हैं, राइट। तो इसलिए पास क्वेश्चंस को आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से डाइजेस्ट करना है, इनको बहुत अच्छे तरीके से अब्सॉर्ब करना है, ये क्रिटिकल इंपॉर्टेंट है। टॉप ग्रेड में हमने आपको टॉपिक वाइज बहुत अच्छे तरीके से सॉर्ट करके सारे के सारे पास क्वेश्चंस दिए हुए हैं। 2019 तक के हमने उसके अंदर एमसीक्यू सारे दिए हुए हैं, 2005 से लेके और 2019 तक जब से यूएचएस टेस्ट ले रही है, हमने सारे के सारे जो आपका करंट सिलेबस के मुताबिक टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स में से जितना भी क्वेश्चन यूएचएस ने आज तक पूछे हैं, राइट, हमने वो सारे के सारे आपको सिस्टम के अंदर दिए होंगे, और वहां से जरूर फायदा उठाएं। इसके अलावा नेक्स्ट क्या है कि आपने अपनी जो टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटजीज हैं, आपने जरूर इनको फाइन ट्यून करना है। जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटजीज को फाइन ट्यून करें, अपनी टाइम मैनेजमेंट, अपने एमसीक्यूज को अप्रोच करने का तरीका, अपनी गेसिंग टेक्निक्स, अपने आंसर को बबल शीट में फिल करने का तरीका वगैरह वगैरह। सो अपनी सारी की सारी जो स्ट्रेटजीज हैं, इनको अभी से जिस तरीके से आप सोचते हैं ना कि मैंने असल इम्तिहान में परफॉर्म करना है, वो तरीके अभी से अडॉप्ट करने शुरू करें। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, वो जो जो डेली टेस्ट है उनको और तरीके से लेते हैं और फाइनल एग्जाम के लिए और स्ट्रेटजी सोच रहे होते हैं। ये बिल्कुल गलत है। आप हर टेस्ट इसी तरीके से अटेम्प्ट करें, यार ये मेरा फाइनल इम्तिहान है, उसके मुताबिक आप अपने आप को इंप्रूव करते चले जाएं, अपने आप को उसके मुताबिक आप कैरी करें। ऑलराइट, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है कि जो स्ट्रेसर्स हैं इनको अवॉइड करें, एंड डोंट गेट कॉट ऑफ व्हाट योर पीयर्स आर डूइंग और व्हाट योर इन्फॉर्म पोस्टेड ऑन द इंटरनेट फोरम्स, ठीक है। तो avoid stressors, don't get caught up in what your peers are doing or information posted on the internet forums। अब देखिए कि इंटरनेट के ऊपर क्या पोस्ट हो रहा है एमडी कैट के बारे में, कब होना है, कैसे होना है, पेपर बेस होगा, कंप्यूटर बेस होगा, या आपके जो दूसरे फेलोज हैं वो क्या कर रहे हैं, यकीन माने आपका इस चीज के साथ कोई कंसर्न नहीं है, ठीक है। आप खुद अपने अंदर रहते हुए बहुत ही मुहतात तरीके से तैयारी करें। अब मैं कितनी दफा बच्चों को ये बात बता चुका हूँ कि लाइक देखिए, हर साल मैं ये देखता हूँ कि कम से कम 100 से ज्यादा एमडी कैट को लेके अफवाहें छोड़ी जाती हैं, और एक एक अफवाह जो है वो हजारों बच्चों के सैकड़ों हजारों घंटे वो वेस्ट करती है। तो छोटी सी अफवाह किसी छोड़ दी, एमडी कैट अगले हफ्ते होने लगा है, या ये 20 सितंबर को होने लगा है, या एमडी कैट खत्म हो रहा है, या इसकी वेटेज बढ़ रही है या कम हो रही है, तो भाई जिन लोगों ने एडमिशन लेना है ना, उनको इन चीजों के साथ फिलहाल कोई कंसर्न ही नहीं है, राइट। उनको इतना पता है कि यार टेस्ट में नंबर आएंगे तो दाखिला होना है, और बस वो टेस्ट की तैयारी के ऊपर लगे हुए। जब आ जाएगी ऐड, आ जाएगी यूएचएस की ऑफिशियल साइट के ऊपर, पीएमडीसी के ऊपर, अगर कोई हमारे रेलेवेंट न्यूज आती है, फिर हम उसको मान लेंगे, अदरवाइज जरूरत नहीं है। तो ये मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टिप दे रहा हूँ कि आप बिल्कुल भी ये जो स्ट्रेसर्स होते हैं इनको बॉदर ना किया करें। कोई बंदा जो मर्जी खबर दे दे आपको एमडी कैट को प्रिपरेशन को लेके, आप उसको बिल्कुल भी बॉदर ना किया करें जब तक कि वो ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर नहीं आ गई, राइट। बस आप अपना फोकस स्टडी के ऊपर रखें। एक खबर आज आएगी, 3 दिन बाद पता लगा हाँ यार वो तो गलत था, वो तो फेक न्यूज थी, फिर और आ जाएगी, ये सर्कल इम्तिहान तक चलता रहता है। तो बहुत सारे लोग हैं हमारी सोसाइटी के, वो जस्ट व्यूज लेने के चक्कर में, जस्ट रेटिंग लेने के चक्कर में वो क्या करते हैं, वो कोई ना कोई शोशा छोड़ देते हैं, राइट। तो सोशल मीडिया ने और भी ज्यादा इस चीज को वर्सन कर दिया हुआ है। तो आप लोगों ने बिल्कुल भी स्ट्रेसेस के इन्फ्लुएंस के अंडर नहीं आना। भाई आपने एक बात मेरी कान में, आप दिमाग में अच्छे तरीके से बिठा लें, वो ये है कि आप एमडी कैट में नंबर लेंगे तो दाखिला होना है, नहीं तो आपका दाखिला नहीं होना।
ठीक है। तो एमडी कैट की वेटेज 50% हो या 70% हो या 30% हो, आप नंबर लेंगे तो ही दाखिला होना है, और आपका बेस्ट चांस ये है कि उसमें आपके बेस्ट स्कोर्स आ जाए। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज को थोड़ा सा रियलाइज करें, अफवाह वगैरह के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट या वो ना किया करें। और उसके बाद फिर talknet.pk को भी आपने अक्लमंदी के साथ इस्तेमाल करना है। ये देखिए एक बहुत बड़ा रिसोर्स है, इसमें लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स, क्वेश्चंस है बेताशा। तो इसकी सेम टेक्निक नहीं है सारे बच्चों के लिए इसको यूज करने की। हम ओवरऑल एक टेक्निक, ओवरऑल स्ट्रेटजी, ओवरऑल एक स्केड्यूल भी हमने दे दिया हुआ है, लेकिन हर बच्चे के लिए ये सिस्टम खुद से अडॉप्टेबल भी है। तो आप इसको अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को देखते हुए उसके मुताबिक आप इसको यूज करेंगे तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट होगा। ठीक है, या हमने जो स्केड्यूल आपको दिया है उसको आप कस्टमाइज करें, उसको आप कस्टमाइज करेंगे। ऑलराइट, उसके बाद फिर नेक्स्ट आप देखिए कि नेक्स्ट ये मैं आपको एक ओवरऑल स्ट्रेटजी बताने लगा हूं। देखिए हाउ टू डिवाइस बेस्ट एमडीकैट प्रेप स्ट्रेटजी फॉर योरसेल्फ। अब मैं इस तरीके से अब आपको एडवाइस देने लगा हूं, जैसे अब मैं एमडीकैट का स्टूडेंट हूं, एफएससी में मेरे बेबी 91% मार्क्स हैं, और मैंने अब बैठ के मैंने एमडी कैट के लिए स्ट्रेटजी बनानी है। मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि यार एमडी कैट जो मेरा होगा ये ये नवंबर में जाके होगा, राइट। ये वर्ष ये कह लें कि बेस्ट स्टैंडर्ड है, और ये भी हो सकता है कि ये जाके मेरा एमडी कैट जो वो सितंबर के एंड पे हो जाए, राइट। ये वर्स्ट सिनेरियो है, राइट। सो कहते हैं ना, होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो वर्स्ट सिनेरियो ये है कि सितंबर के एंड पे टेस्ट हो जाए। आपके लिए बेस्ट क्या है कि नवंबर में जाके, अक्टूबर के बाद नवंबर में जाके हो, अर्ली नवंबर में या मिड नवंबर में जाके हो, राइट। तो अब अगर मैं आपकी जगह में बैठा हूँगा, अब मैं ओवरऑल किस तरीके से अपनी तैयारी को प्लान आउट करूंगा वो मैं आपसे शेयर करने लगा। देखिए इसमें सबसे पहला जो काम मैं करूंगा वो मैं ये करूंगा कि मैं बड़ा जबरदस्त किस्म का एनालिसिस करूंगा। मैं अपना एनालिसिस करूंगा। एनालिसिस कौन सा वाला एनालिसिस करूंगा? मैं करूंगा अपना स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट, SWOT, मैं स्वॉट एनालिसिस करूंगा। स्वॉट एनालिसिस क्या होता है कि आप जैसे इस तरह के आप ये दो लाइनें लगा के ऐसे, राइट, आप एक खाने के अंदर ये चार खाने बन गए, आपका देख रहे हैं ना, आपके पास चार खाने बन गए, ये वाले चार खाने बन गए। आप अपनी स्ट्रेंथ्स को लिस्ट करें, यार ये चीजें मेरी अच्छी हैं। फॉर एग्जांपल, हाँ यार मेरी बायो बड़ी अच्छी तैयार हो गई है, केमिस्ट्री बड़ी अच्छी तैयार हो गई है, और इसके अलावा मेरी टेस्ट टेकिंग स्किल्स भी अच्छी हो गई हैं। वीकनेसेस में क्या है, जब मेरी फिजिक्स अभी तक वीक जा रही है, इंग्लिश अभी तक वीक जा रही है, वोकैबुलरी मैंने अभी तक हाथ ही नहीं लगाया उसको, वो मेरे लिए थ्रेट है। फिजिक्स का फ्लाम वाला यूनिट मैंने अभी तक पहली दफा भी नहीं पढ़ा, वो भी थ्रेट है, राइट। अपॉर्चुनिटीज क्या है मेरे लिए इस वक्त? मेरे पास इतना टाइम अवेलेबल है, ये रिसोर्सेज अवेलेबल है, टॉकनेट अवेलेबल है, टीचर्स की सपोर्ट अवेलेबल है। तो ये मेरे पास अपॉर्चुनिटीज हैं, इनका फायदा उठा के मैं अपनी तैयारी को बेहतर बना सकता हूँ। आप अपना तसल्ली से बैठ के एक जबरदस्त किस्म का स्वॉट एनालिसिस करें। वंस अगेन मैं रिपीट करता हूँ, स्वॉट एनालिसिस से मुराद ये है, आप लिस्ट करें अपनी स्ट्रेंथ्स ताकि आप उनका फायदा उठाएं, ठीक है। वीकनेसेस ताकि आप उनको ओवरकम करें, अपॉर्चुनिटीज ताकि आप उनका भी फायदा उठाएं, अपॉर्चुनिटीज को पहचानें, उनको अवेल करें, और थ्रेट्स ताकि आप उनको एलिमिनेट करें, ठीक है। एक ऐसी चीज है, आपको पता है यार ये जो चीज है ना, ये चीज तो मेरी तबाही उतार के रख देगी, ठीक है, वो आपके लिए थ्रेट है, ठीक है, वो आपके लिए थ्रेट है। तो आप अपनी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स, इन सब का जबरदस्त किस्म का जायजा लें। जब आप बैठ के तसल्ली से अपना स्वॉट एनालिसिस करेंगे ना, तो खुद ब खुद आपको बहुत सारी अपने लिए रिकमेंडेशन मिल जाएगी, हाँ यार ये इसके मुताबिक तो मुझे फिर ये करना चाहिए, यानी कि आप अपने आप को बहुत अच्छी एडवाइस दे पाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या है कि अब आप नेक्स्ट क्या प्रायोरिटाइज करेंगे। प्रायोरिटाइज वैसे तो हमने आपके लिए ऑलरेडी हमने कर दिया हुआ इंपॉर्टेंस वाइज, ठीक है। वो जो स्केड्यूल मैंने आपको दिखाया था, ये स्केड्यूल मैं आपको भी दिखा देता हूँ वंस अगेन। इस स्केड्यूल के अंदर हमने आपको जो चीजें बताई हैं, हमने यहाँ पे आपको बताया इंपॉर्टेंस वाइज। सेल है, इसकी इंपॉर्टेंस हाई है, इसके अंदर से भी सेल मेम्ब्रेन की इंपॉर्टेंस मीडियम है, राइट, या फलां चीजों की जो इंपॉर्टेंस है वो इसके अंदर हाई है वगैरह वगैरह, ठीक है। सो इसके अंदर जो इनकी इंपॉर्टेंस है, कोर्स इनकी इंपॉर्टेंस जब वो हमने आपको इसकी इंपॉर्टेंस हमने आपको इनकी इंपॉर्टेंस दे दी हुई है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो अहम चीज है, अहम चीज इसके अंदर ये है कि आप इस तरीके से करेंगे कि हर इसी स्केड्यूल को लें, इसी स्केड्यूल के ऊपर आपको जो चीजें आती हैं आप उनके ऊपर टिक लगा दें,
और जो चीजें नहीं आती अब उनके ऊपर क्रॉस लगा दें कि यार ये चीजें मेरी वीक है। सो इस तरह से आप बड़ा अच्छा अपना एनालिसिस कर पाएंगे कि यार ठीक है कि आपकी प्रायोरिटी खुद बन जाएगी कि यार एक तो इम्तिहान के लिए इंपॉर्टेंस है, वो हमने आपको दे दी, एक इंपॉर्टेंस है एग्जाम के लिए, ठीक है, वो हमने आपको दे दी। लेट मी गो टू जंप टू द स्लाइड, रिस्पेक्टिव स्लाइड, ओके। तो देखिए एक इंपॉर्टेंस है आपकी इम्तिहान के लिए टॉपिक की, वो हमने आपको दे दी। एक उसकी इंपॉर्टेंस है कि एक चीज मुश्किल है, ठीक है, तो उसकी डिफिकल्टी और इंपॉर्टेंस फॉर एग्जाम, इन दोनों चीजों को मद्देनजर रखते हुए आप प्रायोरिटाइज कर लें। जैसे जो जो चीजें सबसे ज्यादा अहम है और सबसे ज्यादा मुश्किल है ना, आप उनको पकड़ के अलग कर लें पहले। सो इस वक्त आप लोग क्या करें, सादा से लफ्जों में आपको समझाता हूँ, सादा से लफ्जों में समझाता हूँ आपको। देखिए इस वक्त एग्जाम में एक वो एरियाज हैं जो कि आपने पढ़े हैं और आपको आते भी हैं बहुत अच्छे तरीके से, एक वो एरियाज हैं जो आपने पढ़े हैं लेकिन आपको अच्छे तरीके से आते नहीं है, और एक वो एरियाज भी हैं जो आपने ना पढ़े हैं ना आपको आते हैं। तो आपने सबसे पहले बजाय कि आप सारी की सारी चीजों को दोबारा से पढ़ना शुरू करें, सबसे पहले आप इन चीजों को फोकस करें कि जो चीजें आपको नहीं आती पहले उनको ओवरकम करें। सबसे पहले अपनी जो वीकनेसेस हैं आप बड़े जबरदस्त तरीके से आप अपनी वीकनेसेस को ओवरकम करें, राइट। तो ये हो गया आपका एनालिसिस करने के बाद आप जो है ना वो प्रायोरिटाइज करें, और एक इस तरह से प्रायोरिटाइज करें। इसके नंबर 2 पे आपको टॉपिक से अब ये देखें ना, ये आपके लिए ओवरऑल चाहिए डिफिकल्ट टॉपिक्स बन गए। अब जो इंपॉर्टेंस है वो स्केड्यूल के अंदर आपको दे दिया है, ये डिफिकल्टी वाइज आपको पता चल गया यार ये चीजें मुझे नहीं आ रही है अभी तक, जो चीजें आपको नहीं आती वो आपके लिए डिफिकल्ट है, और इंपॉर्टेंस जो है वो मैंने आपको ऑलरेडी स्केड्यूल के अंदर दे दी हुई है। तो इसमें से जो हाई इंपॉर्टेंस की चीजें हैं और जो आपको नहीं आती, इनको आपने क्या करना है, इनको आपने सबसे पहले आप ओवरऑल एक स्ट्रेटजी बना लें, पहले 8-10 दिन में तो मैं यही को वाइंड अप करूं। आप सबसे पहले उनको उड़ाएं, या उन चीजों को डेली बेस पे अगर आपने रूटीन स्टडी भी स्टार्ट करनी है स्केड्यूल्ड वे में शुरू से, फिर भी जो आपको चीजें नहीं आती उनके लिए डेली 2 घंटे रख लें, या 2 घंटे में इन चीजों को मैंने काम करना ही करना है, उनको इग्नोर ना करें स्टेज पे। क्योंकि जो चीजें आपको नहीं आती ना, अगर आप इनको एग्जाम के बिल्कुल करीब ले गए, उससे नुकसान बहुत बड़ा ये हो जाना है कि एग्जाम के पास जाके उन चीजों ने बहुत ज्यादा आपके ब्रेन पे प्रेशर बिल्ड कर देना है, जिससे आप लोग परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। सो जो चीजें आपने अभी कवर ना की एग्जाम के पास जाके कवर नहीं होनी, अगर की भी तो अच्छे तरीके से कवर नहीं होंगी, आपको एग्जाम में उनका खाता खा जो बेनिफिट वो नहीं मिलना। ऑलराइट, सो एक तो हमने एनालाइज कर लिया, फिर प्रायोरिटाइज कर लिया, फिर आप प्लान बनाए बैठ के। अब वैसे तो हमने भी एक आपको ओवरऑल एक प्लान बना दिया है, इस प्लान को देख के अपने मुताबिक इसको फर्दर कस्टमाइज कर लें आप लोग। यार यहाँ पे मैंने छुट्टी करनी है, ये दिन में मैंने ये चीज यूज करनी है, ये जो पिछला मेरा सिलेबस रह गया था उसको यहाँ पे डालूंगा। सो इस प्लान के अंदर अपनी प्लानिंग ऐड कर दें। फॉर एग्जाम्पल जो हमने स्केड्यूल आपको दिया है, इस स्केड्यूल के अंदर आप क्या करें, जगह जगह इनको ऑपरेट कर दें कि ये जो चीजें हैं यहाँ पे मैंने आके कवर करनी है, ठीक है। तो प्लान करके उसके बाद उस प्लान को एग्जीक्यूट करें कि जिस दिन आपने जो चीज ठान लिया यार आज की तारीख में ये हर इस सब्जेक्ट के ये वाले काम होने चाहिए, उसको एग्जीक्यूट करें। जो चीज पेंडिंग रह जाए ना, उसको नेक्स्ट डे के स्केड्यूल में डाल दें, या एरो लगा दें, यार ये चीज मैंने इस दिन फलां जगह पे कवर करनी है, ठीक है, उसको एरो लगा दें। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप एग्जीक्यूट करें। एग्जीक्यूट करते हुए जो चीज कभी कभार आपकी स्किप अगर हो जाती है, मिस हो जाती है, उसको उसको बिल्कुल ओमिट ना करें, उसको आगे कहीं ना कहीं स्केड्यूल में डाल दें। हाँ यार चलो आपने अब नहीं हुई तो अगले इतवार को ये चीजें मैंने कवर कर लेनी, एंड सो ऑन। इस तरह से उसको आप एग्जीक्यूट करें, और उसके बाद फिर लास्ट पेज है वो अपनी तैयारी को मॉनिटर भी करें कि डेली बेस पे या एटलीस्ट वीक में एक मरतबा अब तसल्ली से बैठ के अपनी ओवरऑल स्ट्रेटजी को देखिए। हाँ यार पिछले हफ्ते में मेरा इतना सिलेबस था, यहाँ पे मैं ये खड़ा था, ये चीजें मेरी वीक थी, ये मेरी वीकनेसेस थी, ये मेरी थ्रेट्स थी। अब आप देखिए उन चीजों के हिसाब से मैं कहाँ पे खड़ा हूँ। सो आप अगर सही तरीके से तैयारी कर रहे होंगे ना, आपको आपको मंथ इन मंथ आउट, वीक इन वीक आउट, और इवन डे इन डे आउट आपकी इंप्रूवमेंट फील होगी। आपका हर जो आने वाला हर जो आज का दिन है आपके गुजरे हुए कल से बेहतर होना चाहिए, एज फार एज योर MD-CAT इज कंसर्न, ठीक है। कि अगर आपकी आज के दिन आपने कल के दिन से बेहतर तरीके से पढ़ लिया है ना, तो इसका मतलब ये है कि आने वाला दिन आप और भी बेहतर तरीके से पढ़ेंगे, और आपका जो एग्जाम जैसे एग्जाम पास आएगा आपकी तैयारी ऐसे ही वो टेक ऑफ करती चली जाएगी, ठीक है। तो लेकिन अगर आप इस तरह से नहीं करते, आपने कभी पढ़ लिया उसके बाद हफ्ते के लिए टेम्पो तोड़ दिया, फिर कभी कभार पढ़ लिया, तो आप कभी भी आपकी तैयारी टेक ऑफ नहीं करेगी। याद रखना MD-CAT की तैयारी एक्सपोनेंशियल वे में ग्रो करती है, ठीक है। लोअर एक्सपोनेंट्स में देखे ना, जैसे 2 into 2, ये 4 into 2,
8 एंड सो ऑन। लोअर एक्सपोनेंट्स पे जैसे अभी अगर आप 2-2 घंटे करके लगाएंगे ना, अभी इनिशियल स्टेजेस पे आपको बहुत ज्यादा टाइम लगना है, ठीक है। तो जैसे जैसे आपकी तैयारी मुकम्मल होती जाएगी तो आखिरी वीक्स में जाके अगर आपने अभी से अच्छे तरीके से पढ़ा होगा ना, आपके 6-6 घंटे तो आपके 2-2 हफ्ते के बराबर होंगे, राइट। वो आपकी तैयारी में 6-6 घंटे इतना डिफरेंस क्रिएट करेंगे जैसे आपने 2 हफ्ते और पढ़ लिया होगा आजकल के दिनों के हिसाब से। तो जो एमडी कैट की तैयारी है ये एक्सपोनेंशियली ये ग्रो करती है। सो अगर आप अभी से फोकस करना शुरू कर देंगे तो लाइक देखिए ना, जैसे प्लेन एक होता है, सबसे पहले एरोप्लेन वाला उसको स्टार्ट करके उसको एक खास स्पीड, उसको पहले आहिस्ता से दौड़ाते हैं, फिर उसको स्पीड से दौड़ाते हैं, फिर उसको टेक ऑफ कराते हैं, और टेक ऑफ करने के बाद ही वो अपनी मैक्सिमम जो स्पीड है वो तभी गेन करता है। तो इसके अंदर भी ऐसे ही है कि एमडी कैट के अंदर पहले आप इसको तैयार स्टार्ट करें, इसको एक्सेलरेट करें आहिस्ता आहिस्ता, फिर इसकी स्पीड को इंक्रीज करें, फिर एक स्टेज पे जाके एग्जाम के पास जाके इसको बिल्कुल टेक ऑफ करा दें, राइट। तो इसी तरीके से आपने अपनी ओवरऑल जो स्ट्रेटजी है एग्जाम की है इस एमडी कैट की बनानी है, राइट। सो अगर आपने हमारा ये जो स्टडी स्केड्यूल, ये 5 डेज का ये जो स्केड्यूल है, अगर आपने इसको ज्वाइन करना है तो उसके लिए ये जो कॉन्टेक्ट नंबर गिवन है, आप इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर लें। इसमें अगर आप चाहें अकेला क्वेश्चन बैंक भी ले सकते हैं, यानी कि इस वक्त एक बहुत, यानी कि सारी डिस्कशन की आपको अगर समरी बताऊं ना, एक बहुत पावरफुल स्ट्रेटजी इस वक्त एमडी कैट की क्या है, ऑल टाइम आप सिस्टम के सामने बैठे, जस्ट क्वेश्चंस 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 करते चले जाएं, जो सवाल गलत हो एक्सप्लेनेशन पढ़ लें, फिर भी नहीं समझ आई बुक पढ़ लें, फिर भी नहीं समझ आई लेक्चर सुन लें, और बस क्वेश्चंस करते चले जाएं। हम जब बहुत सारे इंटरनेशनल एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, मुश्किल 3 एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, हमारा स्टाइल ये होता है कि हम ये करते हैं कि हम सिर्फ सवालों के थ्रू लर्निंग करते हैं। अब ये जो टाइम है ये एमसीक्यूज के थ्रू लर्निंग करने का है, ठीक है। बस ऑल द टाइम सवाल करते चले जाएं, और जो गलत हो उनकी एक्सप्लेनेशन देख लें, वहां पे आपका जो भी गैप है नॉलेज का उसको ओवरकम कर लें, एंड दैट्स ऑल। तो इससे आपकी जो तैयारी है वो बहुत बेहतर हो जाएगी। तो इस स्टेज पे वंस अगेन एमसीक्यूज प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस। 2 चीजें जिन्होंने आपको निकालना है ना, एक आपकी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस, और दूसरे नंबर पे आपकी सिलेबस को फास्ट रिवाइज करने की सलाहियत। एमसीक्यूज की प्रैक्टिस और सिलेबस को फास्ट रिवाइज करने की आपकी जो सलाहियत है, इन चीजों ने आपको निकालना, राइट। सो दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट है। So that's all for today.